सबसे पहले आवाज दे रहा हूं शौर्य चक्र से सम्मानित शहीद लेफ्टिनेंट हरि सिंह बिष्ट, उनकी माता श्रीमती शांति बिष्ट को। श्रीमती शांति बिष्ट जी कृपया पधारें। कश्मीर के मेंढर इलाके में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए लेफ्टिनेंट हरि सिंह बिष्ट शहीद हुए, उनकी माताजी सम्मानित हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेफ्टिनेंट कर्नल अमित मोहिंद्रा शौर्य चक्र से सम्मानित, उनके पिता श्री एच.एस. मोहिंद्रा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष। कर्नल भरत सिंह शौर्य चक्र से सम्मानित, आतंकवादियों के खिलाफ कर्नल भरत सिंह की वीरता, दृढ़ता और कर्तव्य के प्रति समर्पण हेतु उन्हें शौर्य चक्र प्रदान किया गया। और अब शहीद हवलदार कुंवर सिंह चौधरी वीर चक्र से सम्मानित, उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी जी मंच पर आएंगी। दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए देश की वाले शहीद हवलदार कुंवर सिंह चौधरी की पत्नी श्रीमती लक्ष्मी देवी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सम्मानित हो रही हैं। दर्शकों, आपकी तालियां बिल्कुल थम सी गई हैं। और अब शहीद नायक राजा सिंह, उनकी पत्नी चंद्राना देवी शहीद नायक राजा सिंह वीर चक्र से सम्मानित हैं। 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान की सेना को धूल चटाने वाले शहीद नायक राजा सिंह, उनकी पत्नी चंद्राना देवी। शहीद मेजर रितेश शर्मा, उनके पिता श्री सत्य प्रकाश शर्मा कृपया मंच पर आए। करगिल युद्ध में ऑपरेशन रक्षक के दौरान आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हुए मेजर रितेश शर्मा। शहीद एनसी पुताली, उनके भाई श्री मुन्नीलाल जी कृपया मंच पर आए। अरुणाचल प्रदेश में सैन्य अभियान के दौरान एयर क्रैश में शहीद हुए एनसी पुताली, उनके भाई मुन्नीलाल जी मंच पर हैं। शहीद नायक अरुण कुमार त्रिपाठी, उनके पिता हवलदार ओम प्रकाश त्रिपाठी कृपया मंच पर आए। शहीद नायक अरुण कुमार त्रिपाठी ऑपरेशन रक्षक के दौरान आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हुए थे। उनके पिता हवलदार ओम प्रकाश त्रिपाठी मंच पर हैं। पिता भी सैनिक, पुत्र भी सैनिक, अद्भुत क्षण है। शहीद लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीकांत यादव, उनकी माता श्रीमती प्रजेश यादव कृपया मंच पर पधारें। सैन्य पर्वतारोहण अभियान के दौरान उत्तराखंड में शहीद हुए लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीकांत यादव, उनकी माता श्रीमती प्रजेश यादव माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष आ रही हैं। प्रजेश यादव जी अपने पुत्र की वीरता का सम्मान प्राप्त करने के लिए धन्य हैं ऐसी माताएं भारत भूमि में। और अब शहीद सिग्नलमैन श्री राजवीर सिंह, उनकी पत्नी श्रीमती सुमन देवी कृपया मंच पर पधारें। ऑपरेशन पवन 1987 के दौरान आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हुए सिग्नलमैन राजवीर सिंह, उनकी पत्नी सुमन देवी कृपया मंच पर आ जाएं। धन्यवाद प्रजेश जी। सुमन देवी कृपया मंच पर आ जाएं। शहीद हर्षवर्धन सिंह बिशेन, ऑपरेशन रक्षक श्रीमती समा देवी पत्नी पर मंच पर। हवलदार पंकज सिंह, राजपूत रेजिमेंट के हवलदार पंकज सिंह के पिता मंच पर हैं। सूबेदार श्री राम नारायण सिंह जी मंच पर हैं इस समय, तालियों के साथ स्वागत करें। और अब लेफ्टिनेंट कर्नल प्रभांशु सिंह गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित श्री प्रांजल सिंह उनका सम्मान ले रहे हैं। प्रांजल सिंह जी मंच पर आ गए हैं। और अब शहीद कांस्टेबल रक्षाराम गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित, उनकी पत्नी श्रीमती सीता सुंदरी जी मंच पर आ रही हैं। श्रीमती सीता सुंदरी कांस्टेबल रक्षाराम गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित। डिप्टी कमांडेंट शहीद दिवाकर तिवारी, उनकी पत्नी श्रीमती संतोष तिवारी जी को मैं आग्रहपूर्वक आमंत्रित कर रहा हूं, कृपया अपने पति का गैलेंट्री अवार्ड लेने के लिए मंच पर पधारें। श्रीमती संतोष तिवारी। श्रीमती मुन्नी देवी लांस नायक शहीद बचान सिंह, उनकी पत्नी तरन तारन पंजाब में आतंकवादियों से मुठभेड़ करते हुए लांस नायक शहीद बचान सिंह शहीद हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मित्रों, स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक विधान भवन के समक्ष आयोजित इस विशिष्ट कार्यक्रम में स्नेही जी की इन पंक्तियों के साथ, जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं, जो चल न सका संसार संग उसका होता संसार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है
पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। देवियों और सज्जनों, करतल ध्वनि के साथ स्वागत करिए उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, जो अपने आशीर् वचन के लिए मंच पर पधार रहे हैं। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। स्वाधीनता दिवस के आज के समारोह में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के माननीय सभापति कुंवर मानवेंद्र प्रताप सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, राज्यसभा के माननीय सदस्य श्री ब्रजलाल जी, समारोह में उपस्थित हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले वीर जवानों से के परिजनों से जुड़े हुए सभी सम्मानित सदस्यगण, कोर सैनिकगण, सम्मानित सभी विशिष्ट जन और उपस्थित बहन और भाइयों, आज पूरा देश अपनी स्वतंत्रता के 78 वर्ष पूरा कर रहा है। इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को देश की स्वतंत्रता दिवस की मैं हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, देश की स्वतंत्रता अनगिनत त्याग और बलिदान का परिणाम है। स्वाधीनता हम सबसे त्याग और बलिदान मांगती है। एक लंबे समय तक देश के अंदर चली स्वाधीनता की ये लड़ाई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निर्णायक नेतृत्व के उपरांत फलीभूत हुई। इस अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करते हुए उन सभी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, क्रांतिकारियों, ज्ञात अज्ञात वीर सैनिकों और देश की स्वाधीनता के उपरांत देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले वीर जवानों और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च योगदान देने वाले सभी जवानों को मैं इस अवसर पर नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अभी हाल ही में पूरे देश ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत के सामर्थ्य और शक्ति का सफल क्रियान्वयन देखा है। मैं अपने उन सभी वीर सैनिकों को इस अवसर पर सैल्यूट करता हूं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद दुश्मन के छक्के छुड़ा करके भारत की एकता को, भारत की अखंडता को सुरक्षित किया है। जब हमारा सैनिक देश की सीमाओं के प्रति सजग होता है, अपना सर्वोच्च योगदान देता है, तब हम चैन की नींद सो पाते हैं। तब ये देश विकास के उन सुनहरे सपनों को देख पाता है जिन पर एक सुदृढ़ भारत का निर्माण आज हो रहा है। आपने पिछले 78 वर्षों की इस यात्रा को देखा है, अनुभव किया है, देश के राष्ट्रीय पर्वों के माध्यम से इस गाथा को सुना है
अनुभव किया है। याद करिए, स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता नहीं हो सकती। स्वतंत्रता का मतलब उच्छृंखलता भी नहीं हो सकती। स्वाधीनता का मतलब हर भारतवासी के लिए, हर प्रदेशवासी के लिए अपने कर्तव्यों के साथ संकल्पित होने का एक महापर्व है, महाआयोजन है। हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य क्या है? हमारे प्रति, समाज के प्रति, प्रदेश के प्रति और अपने राष्ट्र के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? अगर हर नागरिक अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करने लग जाए तो फिर प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को, जिन्होंने देश की स्वाधीनता के शताब्दी महोत्सव के अवसर पर देशवासियों के सामने विकसित भारत का संकल्प दिया है, उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा होने में फिर कोई देर नहीं लगेगी। भारत मजबूती के साथ 2047 में दुनिया की एक बड़ी ताकत होगी। पिछले 11 वर्षों में भारत के इस विकास की यात्रा का आत्मावलोकन करने का अवसर हम सब भारतवासियों को प्राप्त हुआ है। याद करिए, आज से 11 वर्ष पहले भारत दुनिया की 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी। एक सुनियोजित प्रयास, व्यापक कार्य योजना और टीम वर्क का परिणाम है कि आज भारत दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। आज भारत के पास सामर्थ्य है, भारत के पास शक्ति है और भारत के स्वदेशी मॉडल को और मेक इन इंडिया की ताकत को अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुश्मनों ने महसूस किया है, दुनिया ने महसूस किया है। जब लखनऊ में बनी ब्रह्मोस मिसाइल दुश्मन के घर पे घुस करके उसके अड्डों को तहस नहस करती है, तो उसे भारत के स्वदेशी मॉडल पर उसको भी अब विश्वास हो चला है। बहनों और भाइयों, चाहे वो स्वदेशी ड्रोन हो या मिसाइल, आज ये भारत की ताकत का एहसास रक्षा क्षेत्र में, एरोस्पेस सेक्टर में दुनिया को करा रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से इसी मुद्दे पर आगे बढ़ने के लिए, अपने भारत को विकसित भारत बनाने के लिए उन्होंने इसी संकल्प के साथ जुड़ने का आह्वान किया है। वो मॉडल हमारा स्वदेशी होगा। हमारा पैसा, हमारे देश का पैसा, हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई वस्तु जो खरीदते हैं उसका पैसा हमारे ही कारीगर के पास जाए, हमारे ही हस्तशिल्पी के पास जाए। अपनी दैनिक उपयोग की वस्तु हो या फिर हमारे द्वारा किसी अतिथि को उपहार में दिया जाने वाली कोई वस्तु, इन सभी का क्रय अगर हम अपने कारीगरों के द्वारा, अपने हस्तशिल्पियों के द्वारा या हमारे अन्नदाता किसानों के द्वारा अपने खेत पर उगाई जाने वाली उस वस्तु के साथ करते हैं, उसका क्रय करते हैं, तो भारत का पैसा भारत के लिए और भारत की सामर्थ्य को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का स्वदेशी का यह मॉडल बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेगा। और उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्ष के अंदर स्वदेशी के इस मॉडल को दुनिया के सामने रखा है। याद करिए, 2017 के पहले हमारे पास सब कुछ था, लेकिन हमने अपनी परंपरागत वस्तुओं का, परंपरागत उत्पादों का उपेक्षा की थी। याद करिए, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के क्लस्टर यूपी में मौजूद थे, लेकिन आज से 8 वर्ष पहले की स्थिति क्या थी? जो हस्तशिल्पी कारीगर इसके साथ जुड़े थे वे पलायन कर रहे थे। उनमें निराशा थी, उनमें हताशा थी, उनमें कोई विश्वास नहीं था। वे छोटा मोटा काम करके किसी प्रकार की अपनी आजीविका को चलाने के लिए मजबूर हो रहे थे। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जब उत्तर प्रदेश ने अपनी सामर्थ्य को पहचाना, उसे एक जनपद एक उत्पाद के रूप में एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया, आज उत्तर प्रदेश का एक जनपद एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का यह हमारा मॉडल
पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर धूम मचा रहा है। इसने उत्तर प्रदेश के डोमेस्टिक मार्केट के साथ ही उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को दोगुने से अधिक बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। हमारे पास इसके लिए काफी स्कोप है, इसको आगे बढ़ाने के लिए। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने हर एक क्षेत्र में स्वदेशी के मॉडल को आत्मसात करने का देशवासियों से आह्वान किया है। देश का पैसा देश में लगेगा। हर एक सेक्टर में अगर मेक इन इंडिया की संकल्पना को हम साकार करने में आगे बढ़ेंगे तो देश समृद्ध होगा। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सुलभ होंगे, किसानों के चेहरे पर खुशहाली आएगी, हस्तशिल्पी और कारीगर समृद्धि के पथ पर अग्रसर बना करके इनोवेशन को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सफल हो सकता है। और आज उस प्रकार के सामर्थ्य को एक बार फिर से हमें समेटना है, उसे आगे बढ़ाना है, उसे तकनीक के साथ, डिजाइन के साथ, मार्केट की मांग के अनुरूप पैकेजिंग, उस प्रकार की पैकेजिंग के साथ उसे प्रस्तुत करने के लिए अपने आप को तैयार होना पड़ेगा। और ये स्वदेशी मॉडल जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल का आह्वान किया है, उस आह्वान के साथ भारत की आजादी के 78 वर्ष हम सबको इस बात का आह्वान कर रहे हैं कि आज की आवश्यकता है। दुनिया के अंदर कोई भी देश आगे तभी बढ़ा है जब उसने अपने कारीगरों को, अपने हस्तशिल्पियों को, अपनी युवा शक्ति की ऊर्जा को पहचाना, उसकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए हर प्रकार से उन्हें प्रोत्साहित किया। वह देश आगे बढ़ा है, उसको आगे बढ़ने में दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और ये सामर्थ्य भारत के पास है और भारत में उत्तर प्रदेश के पास है। उत्तर प्रदेश वासियों को इस अभियान के साथ प्रधानमंत्री जी के आह्वान को अपने जीवन का मंत्र बना करके चलना ही होगा। पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने अपने परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों को आगे बढ़ाने के लिए जहां वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के इस अभियान को आगे बढ़ाया है, वहीं विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से, पीएम विश्वकर्मा स्कीम के माध्यम से भी उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए काम किया है, उसे एक प्लेटफॉर्म दिया है, उसे आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की है। और मुझे प्रसन्नता है कि आज इस सेक्टर से जुड़े हुए जो 16 प्रकार के हमने हस्तशिल्पी और कारीगर चिन्हित किए हैं, इन सभी ने अपने अपने क्षेत्र में नए प्रकार से अपने आप को प्रस्तुत किया है। समाज और मार्केट की मांग के अनुरूप इन हस्तशिल्पियों ने नई डिजाइन के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ, समाज की मांग के अनुरूप उस प्रकार से अपने आप को तैयार करके आज अपनी सामर्थ्य का लोहा प्रदेश के अंदर और देश के अंदर दिया है। तो स्वयं स्वावलंबन का एक मॉडल भी प्रस्तुत किया है। मिशन मिलेट के नाम पर भी प्रदेश के अंदर जो हमारे परंपरागत अन्नदाता किसानों के द्वारा मोटे अनाज, जिसको एक प्रकार से हम विस्मृत से कर चुके थे, उस दिशा में अन्नदाता किसानों ने कार्य करना प्रारंभ किया। खेती की लागत कम हो, उत्पादन बढ़े, लागत को कम करना, उत्पादन को बढ़ाना, नेचुरल फार्मिंग उसका एक माध्यम है। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के आज 34 जनपद इस अभियान के साथ जुड़ करके तेजी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर हमें उन गंभीर बीमारियों से जो आज मुंह पाए समाज को निगलने के लिए दिखाई देता है, उस अभियान को अगर हम देखें, उस प्रवृत्ति पे रोक लगाने के लिए मिलावट को दूर करना होगा। फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड की कम आपूर्ति और उसे कम से कम इस्तेमाल करके नेचुरल फार्मिंग से, प्राकृतिक पद्धति से अगर हम खेती बाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, कोई कारण नहीं कि आने वाले समय में स्वदेशी का यह मॉडल न केवल अन्नदाता किसानों की लागत को कम करेगा, उत्पादन क्षमता को बढ़ा करके उन्हें कई गुना आमदनी उनकी करने में सफलता प्राप्त करेगी। पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाने की दिशा में एक नए कदम बढ़ाए हैं। हर एक सेक्टर में कार्य किए गए हैं। क्या युवा हो, क्या महिलाएं, क्या अन्नदाता किसान हो या श्रमिक या समाज से जुड़े हुए हर एक तबके के उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए आज उत्तर प्रदेश हर एक सेक्टर में नए नए प्रतिमान स्थापित करने की दिशा में अग्रसर हुआ है। याद करिए उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदलने में कितनी बड़ी मदद मिली। आज से 8 वर्ष पहले जिस प्रदेश के सामने अपनी पहचान का संकट था,
जहां का युवा अपनी पहचान को छुपाता था, आज हमारा युवा अपनी पहचान को छुपाता नहीं, अपनी प्रतिभा का लोहा देश और दुनिया के सामने मनमानित बनाता दिखाई देता है। ये भारत के उत्तर प्रदेश की एक नई सामर्थ्य सामने आई है। आज उत्तर प्रदेश की ये युवा शक्ति उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करते हुए दिखाई दे रहा है। ये वही उत्तर प्रदेश है। 8 वर्ष पहले दंगे होते थे, गुंडागिर्दी अराजकता चरम पर थी, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था, आम नागरिक असुरक्षित महसूस करता था। बहुत सारे जनपदों में, बहुत सारे कस्बों में सूर्य अस्त के साथ ही कर्फ्यू जैसा माहौल दिखाई देता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश सुरक्षा का एक नया मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। न केवल सुरक्षा का मॉडल प्रस्तुत कर रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश ने देख लिया है कैसे दंगा मुक्त हो जाता है, कैसे सुशासन की नींव को सुदृढ़ किया जा सकता है, कैसे परसेप्शन को कर्मिक रूप से बदलने में सफलता प्राप्त की जा सकती है। आज उत्तर प्रदेश उस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की ढेर सारी संभावनाएं आगे बढ़ी हैं। पिछले 8 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने 8.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी। तो प्रदेश के परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने का परिणाम था कि प्रदेश में 1,62,00,000 से अधिक हमने युवाओं को एमएसएमई सेक्टर में समायोजित करने में भी सफलता प्राप्त की। सुरक्षा का बेहतर माहौल मिला तो प्रदेश में निवेश के बेहतरीन गंतव्य के रूप में स्थापित हुआ। आज देश के अंदर आप देखेंगे, किसी भी व्यक्ति से आप पूछेंगे, किसी भी उद्यमी से पूछेंगे कि वह निवेश कहां करना चाहता है, उसकी प्राथमिकता होती है कि इन्वेस्टमेंट का ड्रीम डेस्टिनेशन कोई एक राज्य बन सकता है, और है आज के दिन पर उसमें उत्तर प्रदेश देश के अंदर अग्रणी राज्यों में उत्तर प्रदेश की गिनती होती है। आपने देखा होगा जिस प्रदेश में पहले उद्यमी अपना व्यापार समेट करके प्लान करने के लिए दिखता था, उस प्रदेश में देखते ही देखते 45 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो जाना, उस प्रदेश में 15 लाख करोड़ के निवेश जमीनी धरातल पर उतर जाना, इन 15 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों के माध्यम से लाखों नौजवानों को अपने ही गांव, अपने ही जनपद में नौकरी की संभावना विकसित हो जाना, यह इस बात का द्योतक है कि उत्तर प्रदेश में सामर्थ्य थी, उस प्रकार की संभावनाएं थी, लेकिन उन्हें अपने राजनीतिक स्वार्थों के कारण लोगों ने जमीनी धरातल पर नहीं उतरने दिया था। परिणाम था उत्तर प्रदेश बीमारू बनता गया, उत्तर प्रदेश बीमारू बनता गया। उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ, लेकिन आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं। जो उत्तर प्रदेश आज से 8 वर्ष पहले देश की 7वीं अर्थव्यवस्था के रूप में सबसे पीछे की पंक्ति में खड़ा देखा जाता था, आज उत्तर प्रदेश देश की 7वीं नहीं बल्कि दूसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। अब दूसरी अर्थव्यवस्था के बाद उत्तर प्रदेश ने जो अपना आगामी लक्ष्य तय किया है, वह लक्ष्य तय किया है प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने तय किया है 29-30 में उत्तर प्रदेश अगर भारत 2027 में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, तो उत्तर प्रदेश भी $1 ट्रिलियन की इस इकोनॉमी को प्राप्त करने के लिए कर्मिक रूप से प्रयास कर रहा है। हमने पिछले 8 वर्ष में कुछ चीजें हासिल की हैं जो आशावर्धक है, लोगों के उत्साह को बढ़ाने वाला है। 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की कुल जीएसडीपी केवल